फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेई में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पेपर टू का 1 वीक पहले हम लोगों ने पेपर टू से रिलेटेड 100+ क्वेश्चन की एक सीरीज रखी थी, जिसमें से हम लोगों ने एक पार्ट खत्म कर पाए थे 50 क्वेश्चन तक पे। तो आज का हम लोग का जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है 51 टू 100 क्वेश्चन का, उसे भी हम आज कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ ही साथ आपके जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। एक बार ऐसा करेंगे कि जितने भी हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट किए हैं उनका एक कंबाइंड प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में एक वीडियो बनाएंगे, जिसे मैराथन वीडियो कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट का। उसमें हम कंप्लीट पूरा प्रैक्टिस सेट एक बार और करा देंगे, ठीक है, रिवीजन के फॉर्म में। और उसमें कुछ क्वेश्चन आए और इंक्लूड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, समय नहीं गंवाना है क्योंकि इसमें एक्सप्लेन भी करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है वीडियो 1 आवर तक भी खींच सकती है, मगर इसलिए खींच जाएगी क्योंकि हमें ना क्वेश्चन आंसर बस नहीं करना है। हमें क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हमें क्या करना है, उसके डिस्कशन और उसके जो सोल्यूशन दिए, एक्सप्लेनेशन दिए, उसे भी अच्छे से हमें समझते चलना है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और परेशान न होइए, बोथ लैंग्वेज में है, इसमें हिंदी इंग्लिश में। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसमें से अगर हिंदी में पढ़ना चाहें तो कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट उपचार पद्धति नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिए, इंसिनरेशन दिए, केमिकल डिग्रेडिंग, केमिकल डिसइंफेक्टिंग दिए है, ऑटोक्लेविंग दिए है और सीविंग दिए है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, अच्छा सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और पहले अपने आंसर खुद लिखा करिए, फिर मैच किया करिए, फिर सोल्यूशन देखेंगे, तो इससे क्या होता है, थोड़ा अच्छा रहता है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस कह रहा है इनमें से कौन सा आपका बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत ट्रीटमेंट मेथड नहीं है। तो देखो, इंसिनरेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, केमिकल डिसइंफेक्शन भी होता है, ऑटोक्लेविंग भी होता है, बट क्या नहीं होता आपका, सीविंग। क्योंकि नॉट वाला पूछा है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीविंग। सीविंग इज द राइट आंसर। हिंदी में बात करें तो सीविंग को क्या बोलते हैं, सीविंग में छलनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छलनी। तो हिंदी में आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी पार्ट। अब एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देख लेते हैं क्या कह रहा है एक्सप्लेन में। तो कह रहा है, देखिए थोड़ा जूम किए दे रहा हूँ यहाँ पे, कह रहा है एक्सप्लेनिंग। अब देखिए समझते हैं क्या कह रहा है सीविंग को। तो कह रहा है सेविंग इज द फिजिकल मेथड। कैसा है, फिजिकल मेथड है, द सेपरेशन ऑफ द बिगर मॉलिक्यूल्स एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड। देखिए, पहली बात तो जो सेविंग है आपका फिजिकल मेथड है, ना कि केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। उसके बाद उसका काम क्या है, तो वो क्या करता है आपका, एक मिनट में थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, रेड से रेड हुआ जा रहा है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है सेपरेशन करने का। किसका काम है, सेपरेशन करने का। जो बड़े मॉलिक्यूल है उन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल में सेपरेट करना ही आपका क्या होता है, सीविंग। मान लीजिए छलनी, जैसे आप घरों में गेहूं वगैरह छानते हैं तो उससे क्या होता है, बड़े बड़े से जो छोटे छोटे आपके इम्प्योरिटीज होते हैं वो छन जाती है। सेम यही काम इसका होता है। हेयर आर incineration, chemical disinfecting and autoclaving is and encapsulation are the method which is used to waste treatment of biological waste। तो देखो, यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन का आंसर हमारा चलनी है तो हमसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन गया कि सर इसका मतलब जो हमारे बायोलॉजिकल वेस्ट है वो कौन कौन से अंतर्गत आते हैं, जिसमें इंसिनरेशन भी आ सकता है, केमिकल डिसइंफेक्टिंग भी आ सकता है, ऑटोक्लेविंग भी आ सकता है और इनकैप्सुलेशन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। हिंदी में मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आंसर क्या हो गया, छलेनी हो गया। हिंदी में एक्सप्लेन भी दिए, आप लोग परेशान ना होइएगा, हिंदी का एक्सप्लेन देख लीजिए कि बड़े अणुओं को अलग करके एक भौतिक विधि है और साथ ही साथ इसका उपयोग हम लोग किसमें, बायोलॉजिकल वेस्ट में नहीं कर सकते। अपशिष्ट उपचार पद्धति, भस्मीकरण, रासायनिक कीटाणु शोधन, ऑटोक्लेविंग, इनकैप्सुलेशन जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अपशिष्ट उपचार के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, which of the following require for the special treatment bacteria। तो क्या कह रहा है, which of the following requires special treatment of bacteria। तो बैक्टीरिया के लिए कौन सा आपका स्पेशल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। हिंदी कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया को विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, पैकेजिंग ऑफ वेस्ट, लेबलिंग ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट या डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा, इसका आंसर नंबर डी के साथ जाएगा, डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट। अब देखिए इसका आंसर डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट क्यों है। तो यहाँ एक्सप्लेन कह रहा है, एक्सप्लेन में देखेंगे गौर से। कह रहा है इन एक्सप्लेन, डिग्रेडेशन ऑफ द वेस्ट इज द स्पेशल biological waste required for some special treatment of bacteria, okay, and other microorganisms, whereas the packaging। देखिए बेटा, आपको बता दिया
कि जो डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट है वो स्पेशली किसके लिए, बायोलॉजिकल वेस्टेज रिक्वायर होता है, जिसमें सम स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पे आप क्या करते हैं, बैक्टीरिया किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं। हेयर है, इसके अलावा जो पैकेजिंग होती है, लेबलिंग होती है और ट्रांसपोर्ट होता है of biological wastage should be done properly in order to avoid any hazardous contamination of the waste with the environment and with the humans that can be infectious। ठीक है, तो ये चीज हो गई इसमें। इसी को हिंदी में अगर समझते हैं तो कचड़े का क्षरण। ठीक है, तो ये हिंदी से आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि दोनों लैंग्वेज हम एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो हिंदी वाले बच्चे बेटा आराम से हिंदी को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ये चीज़ हिंदी से ही लिखी है, मैं आपको बता भी रहा हूँ हिंदी से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ मार्केटेबल कंपोस्ट फ्रॉम ड्राई सॉलिड वेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, हिंदी से भी मैं क्वेश्चन जरूर मैं हिंदी से पढ़ देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना। सूखे ठोस कचड़े के विपणन योग्य खाद बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एरोबिक कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, एनारोबिक डाइजेशन या एनारोबिक कंपोस्टिंग। इसी को आप लोग हिंदी में भी देख लेंगे, ये चीज लिखिए। ठीक है, ताकि आप लोग को आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए होगा। क्या होगा, एरोबिक कंपोस्टिंग। एरोबिक का मतलब होता है जैविक और कंपोस्टिंग का मतलब होता है खाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। एक्सप्लेन की बात करें तो एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि एरोबिक कंपोस्टिंग इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई सॉलिड वेस्ट व्हिच कैन देयरबाय द प्रोड्यूस कंपोस्ट व्हिच कैन बी रीडली मार्क्ड। क्या होता है, रीडली मार्क्ड होता है। वर्मी कंपोस्टिंग इज यूजुअली यूज्ड टू ट्रीट द लिग्नोसेल्यूलोज वेस्ट। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए किस प्रकार का वेस्ट होता है, तो वर्मी कंपोस्टिंग में सेल्यूलोजिक वेस्ट यूज होता है। ठीक है, इन एनारोबिक एंड एनारोबिक कंपोस्टिंग में क्या होता है, एंड एनारोबिक डाइजेशन आर सेम थिंग विच इज यूज टू ट्रीट द सिंपल ऑर्गेनिक वेस्ट। जो आपका एनारोबिक और एनारोबिक डाइजेशन होते हैं उसमें किस प्रकार के वेस्ट को ट्रीट किया जाता है, सिंपल ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। जबकि जो आपका हेंस द एरोबिक कंपोस्टिंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द ड्राई सॉलिड वेस्ट। तो इसलिए आपका जो एरोबिक कंपोस्टिंग होता है वो ड्राई सॉलिड वेस्ट के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, इसलिए आंसर आपका एरोबिक क्या हो जाता है, एरोबिक कंपोस्टिंग। ठीक है, यही चीज आपको हिंदी से भी लिखे, तो हिंदी वाले बच्चे बेटा हिंदी से देख लेंगे अपना, ये हिंदी से पूरा एक्सप्लेन है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू ट्रीट वेस्टेज विद सिंपल ऑर्गेनिक मैटर विद हाई वाटर कंटेंट। तो इसमें क्या कह रहा है कहने की कि इन हिंदी में बात करें तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग उच्च जल के साथ साधारण कार्बनिक पदार्थों में अपशिष्ट के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें वर्मी कंपोस्टिंग, एरोबिक खाद भस्मीकरण, अवयवी पाचन, या इंग्लिश में बात की जाए वर्मी कंपोस्टिंग, एरोबिक कंपोस्टिंग, एरोबिक कंपोस्टिंग और आपका इंसिनरेशन और एनारोबिक डाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, एनारोबिक डाइजेशन। क्या होगा, एनारोबिक डाइजेशन। एक्सप्लेन में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि इन एक्सप्लेन वर्मी कंपोस्टिंग इज यूजुअली यूज टू ट्रीट द लिग्नोसेल्यूलोजिक, मैंने आपको बताया लिग्नोसेल्यूलोजिक which waste which are also dry in nature। क्या होता है, सूखा होता है in nature, but एरोबिक कंपोस्टिंग इज यूज टू ट्रीट एंड ड्राई सॉलिड वेस्ट। ये भी हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि सर जो एरोबिक कंपोस्टिंग होता है वो ड्राई सॉलिड वेस्ट में यूज होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, इंसिनरेशन इज द मेथड टू ट्रीट वेस्ट बाय द बर्निंग। जो इंसिनरेशन होता है वो बर्निंग के द्वारा वेस्ट को ट्रीट करता है। हेंस जो एनारोबिक डाइजेशन होता है, जो एनारोबिक डाइजेशन इज यूज टू ट्रीट वेस्ट विद सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। वो कैसे ट्रीट करता है उसे, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में एंड विद हाई वाटर कंटेंट। देखो ये हो गया आंसर किससे, पहली बात तो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में करता है ट्रीट, और साथ ही साथ क्या होता है, हाई वाटर कंटेंट लेता है। क्या लेता है, हाई वाटर कंटेंट विच देयर बाय डिग्रेड्स इट्स, जो डिग्रेड्स हो जाता है एंड प्रोड्यूसेज अ बेटर मार्केटेबल कंपोस्ट, और हमें बढ़िया से बढ़िया खाद के रूप में हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट में चलते, ये हिंदी से, हिंदी वाले हिंदी से भी एक बार पढ़ लेंगे अगर प्रॉब्लम होगी। ऑप्शन नंबर 25 मतलब क्वेश्चन नंबर 55, जनरली द इंजीनियर्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन ट्रीट बायोमेडिकल वेस्ट। तो आनुवांशिक रूप से इंजीनियर सूक्ष्म जीव जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार कर सकते हैं। क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल भी सही है। ठीक है,
क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट में आप आराम से उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। एक्सप्लेन दिए बेटा, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इंजीनियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू बायोमेडिकल वेस्ट एंड गिव द न्यू बायोलॉजिकल approaches to treat the wastage which poses a great threats to human health. Moreover, it more environment friendly than any other methods. ठीक है, तो इस तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ये हिंदी से दी है आपको पूरा। मैं पॉज इसलिए करता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आप पॉज करके भी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? which of the following characteristics is not important to hazardous waste? hazardous waste में कौन सा characteristics important नहीं होता है? पहला क्वांटिटी, दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा कलर एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि सर जो कलर है उस पर नहीं होगा, बाकी सब चीजें क्या है, इन्वॉल्व होंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कलर होगा। अब इसको एक्सप्लेन देख लेते हैं कैसे कह रहा है एक्सप्लेन, कि कह रहा है कि जो क्वांटिटी होती है, जो कंसंट्रेशन होता है, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और इनफिक्टिशियस करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आर इम्पॉर्टेंट फॉर द हैजार्डस वेस्ट एज दे डिफाइन देयर प्रॉपर्टीज एंड कैटेगरीज them into the solid wastes that are hazardous to the next environment and humans. But the color is not very important property to define the characteristics of the hazardous waste as it does not interfere with the property. ठीक, तो मगर अगर मैं अभी बात करता हूँ, देखिए हमने जो लास्ट लेक्चर अभी कल स्टार्ट किया लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, तो यहाँ पे वहाँ पे कलर बहुत मैटर करता है। जहाँ पे मैंने दो चीज़ें बताई थी कि जो आपका वेस्ट वाटर होता है वो एक ग्रे कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है। फिर मैंने ये भी बताया था सर ग्रे कलर में आपका टॉयलेट का लिक्विड नहीं होता, जो टॉयलेट लिक्विड इंक्लूड होता है वो आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, वो आपका ब्लैक के अंतर्गत आता है। तो देखिए हर जगह अलग अलग महत्व है। चलिए ये हिंदी से इसी को एक्सप्लेन कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इल इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक कचरे के अनुचित प्रबंधन का एक दुष्परिणाम नहीं है? मृत्यु दर में कमी, अपरिवर्तनीय बीमारी, पर्यावरण के लिए खतरा है, मृत्यु दर में कमी। या इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंक्रीज इन मर्टेलिटी रेट, irreversible illness threat to the environment and decrease in mortality rate। ठीक है, मृत्यु दर जिसे नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा नहीं? देखिए बेटा एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जरूर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इन नॉट इलनेस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए बेटा अगर बिहार पीएससी एग्जाम ले रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास 5 ऑप्शन देता है वो, आई नो, बट आप ये मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन में से आपको वो 5 वाले आंसर की जरूरत नहीं पड़ती। मगर अगर आप ये 4 में ही कॉन्सेप्ट क्लियर करे जा रहे हैं तो 5 वाला भी आ जाएगा, तो उससे कोई नहीं। इसमें ऑप्शन होता है कि या तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, या इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन आता है, तो उससे घबराना नहीं है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 57 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा, डिक्रीजेड इन मैटरनिटी रेट। ठीक है, वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गलत इफेक्ट होगा। इंक्रीज ऑफ मैटरनिटी ने देखिए क्या दिया एक्सप्लेन में, कह रहा है इंक्रीज इन द मोर्टेलिटी या मृत्यु दर रेट, irreversible illness threats to environments and human will not be disposed of properly, several illness effects of improper handling of hazardous waste, but this is definitely does not decreases the mortality rate। मगर इसका कारण ये नहीं कि वो मर्टर्निटी रेट को कम कर देगा, बल्कि उस मर्टर्निटी रेट को क्या कर रहा है, वो बढ़ाएगा। ठीक है, इस कारण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हिंदी से एक्सप्लेन है, हिंदी में पढ़ लेंगे दिन पढ़। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? which it is responsibility of the civilians to take care of the disposed of hazardous waste। हिंदी में कह रहा है कचरा, खतरनाक कचरे के निपटान की देखभाल करना नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो बताइए 58 का क्या हो जाएगा, तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि जो आपका हैजार्डस वेस्ट है उसे डिस्पोज करना आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर रहा है, द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ऑक्युपायर और डेवलपर्स टू टेक केयर अबाउट द हैजार्डस वेस्ट। तो कौन कौन करेगा, ऑक्युपायर करेगा या डेवलपर्स, हैजार्डस वेस्ट, इट्स डिस्पोजल एंड हैंडल द प्रॉपर्ली, अवॉइड द एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, द ह्यूमन हेल्थ अंडर द लॉ सेट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते उसे डिस्पोज। चलिए अगला पॉइंट में चलते हैं।
59. Which of the following is not a serious hazardous characteristics of the waste? Toxicity, इग्निबिलिटी, कोरोजिनेस या डिग्रेडेबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? आंसर नंबर डी के साथ चला जाएगा, डिग्रेडेबिलिटी। ठीक है, अब क्यों, रीजन देख लेते हैं। डिग्रेडेबिलिटी इज द हैजार्डस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्ट, इट इज ऑलवेज गुड अप्रोच। क्या कह रहा है? इट इज ऑलवेज गुड अप्रोच, वेस्ट कैन बी डिग्रेडेड सेफली विदाउट एनी कॉजिंग एनी मेजर डैमेज ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, but the toxicity, ignibility and corrosiveness and the reactivity are new are the few serious hazardous characteristics of the waste which is not be treated poses serious health and hazardous environment of damage। ठीक है, तो देखिए बेटा, मैं बार बार एक्सप्लेन सोच रहा हूँ कि ना करूँ, थोड़ा थोड़ा करूँ। मैं क्वेश्चन आंसर बताता जाता हूँ और जो एक्सप्लेनेशन है उसमें मैं थोड़ा पॉज करता जा रहा हूँ, तो आप उसको अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन मैं करता जा रहा हूँ। ठीक है, ये हिंदी से है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैजार्डर वेस्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोसेस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोकेमिकल प्रोसेस में हैजार्डर वेस्ट के रूप में काम नहीं आता? जैसे टैरी रेजिड्यूज, ऑयली स्लज, स्लोप ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आंसर नंबर डी के साथ आएगा, आंसर नंबर डी, वेजिटेबल ऑयल इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, एक्सप्लेन की बात करें, टैरी रेजिड्यू, ऑयली स्लज एंड स्लोप ऑयल, स्पेंट कैटलिस्ट, और क्या क्या हो सकता है? स्पेंट कैटलिस्ट, ऑर्गेनिक रेजिड्यू, ईटीसी आर द हैजार्डस वेस्ट। वो सब क्या होते हैं? हैजार्डस वेस्ट किसके? पेट्रोकेमिकल प्रोसेस में जो निकलते हैं। विच शुड बी हैंडल्ड बाय द करेक्टली एंड डिस्पोज्ड ऑफ द केयरफुली विदाउट एनी कॉजिंग एनी डैमेज ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, चलिए, यही चीज हिंदी से है आपको, ये हिंदी से एक्सप्लेनेशन है, हिंदी से ऑप्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर जनरेटेड इन वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो किससे स्लज जनरेट हो सकता है? एस भी होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मगर नॉइस नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉइस। ठीक है, चलिए, ये एक एक्सप्लेनेशन है, जिसमें इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं एक्सप्लेनेशन जरूर बताऊंगा, जिसमें नहीं होगा उसमें मैं आपको दिखा दूंगा, आप उसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62, in provision of the rules which of the following is not appropriate with respect to the hazardous waste? पैकेजिंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव। तो क्या हो जाएगा 62 का राइट आंसर? डी पार्ट, वेरी एक्सपेंसिव इज नॉट अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू हैजार्डस वेस्ट। ठीक है, हैजार्डस वेस्ट में वेरी एक्सपेंसिव का कोई मतलब नहीं होगा, पैकेजिंग से हो सकता है, लेबलिंग से, ट्रांसपोर्ट से। ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दी गई है। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इसे नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है स्पेंड हार्डनिंग साल्ट इज अ पोटेंशियली हैजार्डस वेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? हार्डनिंग ऑफ स्टील, हार्डनिंग ऑफ रॉक सॉल्ट, हार्डनिंग ऑफ गोल्ड, ये हार्डनिंग ऑफ कोल, कोल का मतलब कोयला। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर किसके साथ जाएगा? ए। क्या होगा? आंसर नंबर ए। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं यहाँ पे। कह रहा है हार्डनिंग ऑफ द स्टील इज द जनरेट द हैजार्डस वेस्ट स्पेंट हैंडलिंग साल्ट एंड साइनाइड, नाइट्रेट एंड nitrate sludge which are very much hazardous to the environment। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। कहाँ हार्डनिंग ऑफ स्टील आ जाता है हैजार्डस वेस्ट में, इसके अलावा स्पेंट हार्डनिंग साल्ट एंड साइनाइड, नाइट्रेट एंड नाइट्रेट स्लज विच आर वेरी मच हैजार्डस इन द एनवायरमेंट, जो है एनवायरमेंट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ह्यूमन एयर्स को भी डिस्पोज करते हैं। चलिए, इसी को हिंदी से दिया है पूरा, ये हिंदी से एक्सप्लेन भी है, आप इसे पढ़ सकते हैं हिंदी से। 64 नंबर पे चलते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मेथड कैन बी यूज प्रोसेस ऑफ हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन मेथड्स को हम लोग यूज करते हैं जनरली? लैंडफिल, ऑयली स्लज, एनिमल वेस्ट और वेजिटेबल ऑयल। कौन सा क्वेश्चन है? 64। 64 का क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? सिंपल सा है, बाकी सब तो आपके अलग मेथड है। लैंडफिल आपका मोस्ट ऑफ द मेथड है जो कि आपका हैजार्डस वेस्ट प्रोसेस में यूज किया जाता है। यही चीज एक्सप्लेन कर दी गई है, आपको पढ़ सकते हैं इसे आराम से, ये हिंदी से है। चलिए, अच्छा ये फिर से रिपीट हो गया आपका। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। 65 में चलते हैं।
which what can be hazardous waste in the purification processes for organic solvent। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिए हैं आपके, स्पेंट कार्बन, मीथेन, हाई वाटर कंटेंट या लेस वाटर कंटेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 का। 65 का जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर ए के साथ जाएगा स्पेंट कार्बन। आंसर नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट स्पेंट कार्बन। चलिए आगे में चलते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है, और सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 में। 66 क्या कह रहा है, फ्लू गैसेस डस्ट इन हाइजार्डस वेस्ट ऑफ द जिंक प्रोडक्शन। कैसे जो फ्लू गैसेस होते हैं उसके कारण हाइजार्डस वेस्ट में किसका प्रोडक्शन होता है, जिंक प्रोडक्शन में फ्लू गैसेस डस्ट इज अ हाइजार्डस वेस्ट ऑफ जिंक प्रोडक्शन। क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। फ्लू गैसेस डस्ट हाइजार्डस वेस्ट ऑफ द सेकेंडरी जिंक प्रोडक्शन स्पेशली एज द हाइजार्डस वेस्ट ओके इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस यूजुअली जनरेटेड वेस्टेज लाइक जिंक फाइन्स, dust, ash and sludge of and filter press cake out of the zinc sulfate। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। ग्रिप गैस धूल जस्ता उत्पादन का एक खतरनाक अपशिष्ट है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ये हिंदी से एक्सप्लेन है। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा है, कंपोस्टिंग। एरोबिक कंपोस्टिंग होता है, एनारोबिक कंपोस्टिंग होता है, क्लोज्ड वेसल होता है या एनारोबिक डाइजेशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ जाएगा। क्या जाएगा, एरोबिक कंपोस्टिंग के साथ, ठीक है। ये चीज़ मैंने ऊपर भी एक बार एक्सप्लेन कर दी है, तो मैं यहाँ पे बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए ये हिंदी से दी है पूरा, ये एक्सप्लेन हो गया हिंदी से। चलिए 68 हमें जल्दी जल्दी करना है ताकि हम ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, आज खत्म करना है इसे। विच आर द फॉलोइंग इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक कंपोस्टिंग विच इज अ सोर्स ऑफ एन एनारोबिक में अजैविक, ठीक है, ये अवायविक कंपोस्टिंग मैंने खाद हो गई। बायोगैस, एल्कोहल, टॉक्सिक प्रोडक्ट या अमीनो एसिड। तो 68 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपका बेटा, ए के साथ जाएगा, बायोगैस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोगैस। यही चीज़ हिंदी में है, ये आपको स्टूडेंट नहीं मिल गया तो मैं कौन सा वो अवयवी खाद का अंतिम उत्पादन जो ऊर्जा का एक स्रोत है, तो बायोगैस हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा था, 68 था, 69 देख लीजिए। द डिग्रेडेशन रेट ऑफ एनारोबिक डाइजेशन इज हायर देन द एरोबिक डाइजेशन। कह रहा है जो डिग्रेडेशन रेट होता है वो एनारोबिक डाइजेशन का हायर होता है इन कंपेयर टू एरोबिक डाइजेशन का। बताइए ये सही है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है कि जो जैविक डिकम्पोजिशन है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, डिग्रेडेबल हो जाते हैं। मगर जो एनारोबिक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के क्या होते हैं एब्सेंस में, उन्हें टाइम लगता है, ठीक है, ये चीज़ उसमें हो गई। तो डिग्रेडेशन रेट ऑफ, यहाँ पे एक चीज समझ लेंगे, डिग्रेडेशन रेट ऑफ द एनारोबिक डाइजेशन इज अबाउट टू 80%, वेयर एज द एरोबिक डाइजेशन क्या है 50%। तो देखो यहाँ पे ही 30% का डिफरेंस आया जा रहा है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लो डिग्रेडेशन रेट होता है, हमने अभी पढ़ा कि हाई होता है 80%, और लो ऑर्डर इमिशन होता है कि नैरो सुटेबिलिटी ऑफ वेस्टेज होता है या गैस फेस होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर बी के साथ जाएगा। क्या होता है, लो ऑर्डर इमिशन होता है। सही पूछा था ना, इसलिए ये एक्सप्लेन हो गया। कह रहा है लो डिग्रेडेशन रेट एंड हाई ऑर्डर इमिशन एंड नैरो सुटेबिलिटी ऑफ वेस्ट गैस फेस, these are the characteristics of the aerobic digestion, whereas in anaerobic digestion the degradation of rate is comparatively high, outdoor emission is low and does not have the gas phase, उसमें कोई भी gas phase नहीं होता, and only solid and liquid phase and wide suitability of the waste। तो याद रखेंगे बेटा जो एनारोबिक डाइजेशन होता है उसमें आपका डिग्रेडेशन रेट हाई रहता है, ऑर्डर इमिशन लो रहता है, कोई भी गैस फेस नहीं होता, ओनली सॉलिड और लिक्विड फेस होता है। मगर जो आपका क्या हो रहा है एरोबिक, जो जो होता है मतलब जो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसमें बेटा आपका डिग्रेडेशन रेट लो होता है, आउटडोर आपका हाई होता है, नैरो सुटेबिलिटी ऑफ द वेस्ट होता है, उसमें गैस फेस भी दिया जाता है, गैस फेस भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, यही चीज हिंदी से दी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 71
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरोबिक डाइजेशन। अभी मैंने जस्ट ऊपर पढ़ाया है कि एरोबिक डाइजेशन के लिए क्या क्या होता है। अब चूंकि इसमें पूछा नॉट, तो क्या नहीं होता, मतलब नॉट का मतलब वो होगा जो आपका एनारोबिक डाइजेशन की प्रॉपर्टी होगी। अब देखो, लो डिग्रेडेशन रेट होता है, हाई ऑर्डर इमिशन बिल्कुल होता है, नैरो सुटेबिलिटी ऑफ द वेस्टेज बिल्कुल होता है, पोस्ट ट्रीटमेंट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, पोस्ट ट्रीटमेंट नहीं होता है इसमें। किसमें? एरोबिक डाइजेशन। एरोबिक का मतलब अब्सेंस ऑफ एयर, सॉरी एरोबिक का मतलब, सॉरी एरोबिक का मतलब अब्सेंस ऑफ एयर, वो प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, हिंदी में देख लेता हूँ। हाँ, एरोबिक की बात कर रहा, जो एनारोबिक होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, तो थोड़ा मिसमैच हो गया, इस चीज़ को देख लीजिएगा। कहाँ पे था? हाँ, यहाँ पे बता रहा था ना, कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्टरिस्टिक एनारोबिक, ठीक है। तो एरोबिक का मतलब आपका क्या होता है? प्रेजेंस हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक का मतलब हो जाएगा आपका अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अब्सेंस ऑफ एयर, एना मतलब नहीं, एन आ गया नहीं, इससे याद रखें, ठीक है। चलिए, वो कभी कभी विच 71 विच इज नॉट अ करेक्ट एरोबिक डाइजेशन। एरोबिक का मतलब आपका हो जाएगा क्या? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? पोस्ट ट्रीटमेंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्या कह रहा है? ओके, इसमें तो सी पार्ट है, डी ई तो गायब ही होगा। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द टेक्निकल एक्सपेंडिचर, ऑडोर, जम्स या मेथेन फॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मेथेन फॉर्मेशन, ठीक है। मेथेन फॉर्मेशन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एक्सपेंडिचर, बल्कि ऑडोर और जम्स करते हैं इफेक्ट, ठीक है। चलिए, अच्छा ये चलिए, इसमें पूरा दिया था, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द टेक्निकल एक्सपेंडिचर, ऑडोर, जम्स, मेथेन फॉर्मेशन एंड नॉइस, ठीक है। देखिए, जो मेथेन फॉर्मेशन होता है, द मेथोजेनिक मेथोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन द एनारोबिक फॉर्मेशन फर्मेंटेशन। एनारोबिक क्या होता है? जो आपका फर्मेंटेशन होता है एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट द ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोलिसिस किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिडिफिकेशन फॉर्म्स करता है एसिडिक एसिड में, एस्टिक एसिड में। एस्टिक एसिड मतलब CH3COOH होता है, क्या होता है? CH3COOH। एंड द मेथोजेनेसिस लीड्स द मेथेन, और क्या बनाता है? मेथेन गैस बनाता है। एंड एंड ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट रीच द टेक्निकल एक्सपेंडिचर, ठीक है। वेयर एज द नॉइज, जम्स, ऑडोर, डस्ट कैन बी एलिवेट द ग्रोथ ऑफ द टेक्निकल एक्सपेंडिचर इफ दियर इमिशन आर नॉट कंट्रोल्ड, ठीक है। चलिए, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। 73 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ द एरोबिक कंपोस्टिंग, ठीक है। एरोबिक कंपोस्टिंग मीन्स प्रेजेंस में रहेगा आपकी सिंपल प्रोसेस, लो कॉस्ट प्रोसेस, वेरी इजी मेथड या वेरी एक्सपेंसिव। इसमें पूछ रहा कौन सा लाभ का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एडवांटेज, कौन सा फायदेमंद नहीं है। तो 73 का जो राइट आंसर होगा इजी, इजी मेथड नहीं होता हुआ, ठीक है। ध्यान वो सॉरी, एक मिनट, 73 का क्या हो जाएगा? वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव इसके अंतर्गत एडवांटेज नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दिए भी है कि जो एरोबिक कंपोस्टिंग होता है ये वेरी सिंपल प्रोसेस होता है, इट डज नॉट हैव एनी हाई टेक्निकल एक्सपेंडिचर एंड हेंस इट इज लो कॉस्ट, लो कॉस्ट वैल्यू होती है इसकी। द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट इज आल्सो लो होती है। द मेथड इज क्वाइट सिंपल एंड इजी टू एसिमिटेट, सॉरी क्या लिखा है, इसको हटा दीजिए, एक्लिमेटाइज लिखा है, वैसे इसका मतलब नहीं होता, आप सीधे समझिए कि दिस मेथड इज क्वाइट सिंपल एंड इजी टू, आप क्या कर सकते हैं? हैंडल, हैंडल यूज कर लीजिए यहाँ पे ज़्यादा, इजी टू हैंडल, ठीक है। एंड होल एरोबिक कंपोस्टिंग प्रोसीजर इज सिंपल, और इसका पूरा का पूरा जो एरोबिक कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, जो पूरा का पूरा जो खाद बनाने वाला या उर्वरक बनाने वाला जो प्रोसेस होता है, वो पूरा का पूरा बहुत ही सिंपल होता है, उसमें कोई भी एक्सपेंसिव रेट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, 74, इन द एरेना ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट नो प्रोसेस इज द बेस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है, हिंदी में देख लेंगे। इसका राइट आंसर पहले देख लेते, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सही है। एक मिनट बेटा, कह रहा है अपशिष्ट उपचार के क्षेत्र में कोई भी प्रक्रिया सर्वोत्तम नहीं है, बिल्कुल सही है कि कोई भी मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होता,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे हम्म, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका, एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 हो गया, 75 की ओर चलते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज्ड फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट। वेस्ट ट्रीटमेंट में कौन सा मेथड हम लोग यूज नहीं करते हैं? ठीक है, वहां पे थोड़ा एरोबिक एनारोबिक में हो गया था, थोड़ा मिसमैच हो गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज्ड फॉर द वेस्ट ट्रीटमेंट। कौन सा प्रोसेस वेस्ट ट्रीटमेंट के अंतर्गत नहीं आता? एरोबिक कंपोस्टिंग, एनारोबिक फर्मेंटेशन, उसका न्यूक्लियर इमेजिंग या वर्मी कंपोस्टिंग। तो 75 का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ चला जाएगा? न्यूक्लियर इमेजिंग। ठीक है, किसके साथ चला जाएगा? न्यूक्लियर इमेजिंग के साथ जाएगा। एक मिनट। हम्म, किसका जो राइट आंसर जाएगा? आंसर नंबर सी के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा? आंसर नंबर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, ओके, थोड़ा ये मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा है। चलिए अब सही हो गया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अरे भाई, क्वेश्चन नंबर 75। 75 कहाँ गया? हाँ चलो, 75 पे था। ठीक है, तो 75 का आपका क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। 76 में आपको दो ही यहाँ पे ऑप्शन दिया और नीचे है क्या? हाँ ये देखिए, विच व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन। ठीक है, अब आई ओवर एरोबिक कंपोस्टिंग। कह रहा है कि कौन सा मेजर एडवांटेज है ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन ओवर एरोबिक कंपोस्टिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? इसका जो राइट है ह्यूमन कंट्रोल, ऑप्शन देख लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ मेथेन, हाई वाटर कंटेंट या लेस वाटर कंटेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट, ह्यूमन कंट्रोल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ह्यूमन कंट्रोल। ह्यूमन कंट्रोल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन की बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लेन दिए, ह्यूमन कंट्रोल इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ the anaerobic fermentation over the aerobic composting, which can be control the liquid and the gaseous emission, and which is not the case for the aerobic composting। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सूटेड फॉर एनारोबिक ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। एनारोबिक ट्रीटमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट कौन सा प्रोसेस कंडीशन इन्वॉल्व नहीं होती? कंट्रोल टेम्परेचर, कंट्रोल मॉइस्चर, क्लोज्ड वेसल या ओपन वेसल। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा, आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा? आंसर नंबर डी के साथ। ओपन वेसल में आप कोई भी सुटेबल कंडीशन नहीं लगा सकते, नॉट होती। ठीक है, एक्सप्लेन की बात करें तो एक्सप्लेन यहाँ पे दिया है कि इन द एनारोबिक डाइजेशन ऑफ द सॉलिड वेस्टेज इज यूजुअली कैरिड आउट द अंडर द एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, absence of air कह सकते हैं कंडीशन, where the temperature is control, okay, mainly high moisture control, this is usually carried out in a closed vessel। अगर आप क्लोज्ड वेसल में यूज कर रहे हैं तो आप इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर अगर ओपन वेसल में कर दिया तो ना ही आप मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज हो गई। ठीक है, इसलिए आपका कौन सा पार्ट सूटेड नहीं होगा? आपका ओपन वेसल वाला। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? Which of the following type of waste is the best suited for the anaerobic treatment of the solid waste? Readily biodegradable compound, less moisture content या सॉरी लेस डिग्रेडेबल एंड हाई टेम्परेचर कंटेंट। तो बताइए, कह रहा है इसमें किस प्रकार का वेस्ट आपका बेस्ट सुटेबल होता है एनारोबिक ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड। एनारोबिक याद रखिएगा, एब्सेंस ऑफ एयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए किसके साथ जाएगा? रीडली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। किसके साथ जाएगा? रीडली बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए ए पार्ट एक्सप्लेन देख लेते क्या कह रहा है। रीडली बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड एंड वेस्टेज with high moisture content are the best suited for the anaerobic treatment, as the anaerobic digestion of the waste is carried out under the anaerobic condition, whereas the temperature and the moisture is controlled। ठीक है, जो एनारोबिक होता है वहाँ पे आप मॉइस्चर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। सो द मॉइस्चर कंटेंट इज हाई एंड हाईली डिग्रेडेबल
एंड द टेम्परेचर नीड नॉट टू बी वेरी हाई। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। यही चीज़ हिंदी से है, हिंदी से एक्सप्लेन दी होगा, ये दी है, आप हिंदी से भी पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, द टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ द बायोलॉजिकल वेस्टेज हैज बीन फुली एग्जॉस्टेड। क्या ये सही है? बताइए, क्या टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल से पूरा बायोलॉजिकल वेस्ट को आप पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड कर सकते हैं? जो कि गलत है, पूरी तरीके से तो नहीं कर सकते हैं, हाँ ये कह सकते हैं तो 80 to 90% कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। कह रहा था टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द बायोलॉजिकल वेस्टेज बाय द फर्मेंटेशन हैज नॉट बीन फुली एग्जॉस्टेड एट a huge amount of the energy and the scientific techniques have been implemented in the process of with wider development and optimization. This makes the processes quite new and young। ठीक है, चलिए यही चीज फर्मेंटेशन बेटा किडवन क्रिया होती है, ये हिंदी से दिए, आप लोग समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक डाइजेशन। आवा अवाई, या हिंदी में मतलब कह सकते हैं absence ऑफ एयर, absence ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक डाइजेशन। ठीक है, हवा अवाई, हिंदी में थोड़ा डाउट हो जाता है, आप लोग एनारोबिक डाइजेशन याद रखें, या हिंदी में इसमें क्या बोलते हैं, हवा या वही। ठीक है, हवा या वी। ठीक है, पाचन। ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहा है, क्या नहीं होता, विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपका एनारोबिक डाइजेशन, बायोगैस है, एसिटिक एसिड है, अमोनिया सॉरी एमिनो एसिड है, या कैल्शियम है। तो 80 का जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ। ये क्वेश्चन शायद एक बार और हो चुका है, बायोगैस। ठीक है, बायोगैस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, जब हो चुका है एक बार। ठीक है, देखो ये पूरा का पूरा बायोगैस आपको प्रोसेस दी है, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको यहाँ पे कैरी याद रखना, जो चीज़ याद रखने वाली है कि जो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कि जो बायोगैस वाला जो पॉइंट है आपका, आज थोड़ा पता नहीं सर क्या प्रॉब्लम है। चलिए तो आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इसमें अंडरलाइन होने में प्रॉब्लम हो रही है, आप चीज़ों को देख लीजिए। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि द एंटायर प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू द 3 स्टेप। पहला हाइड्रोलिसिस, दूसरे स्टेप में एसिडिफिकेशन होता है, फिर मेथेन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द लास्ट स्टेप इज जनरेट द बायोगैस विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो लास्ट में आपका बायोगैस बनता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस ऑर्गेनिक मेटल लोड। ठीक है, सबसे कम ऑर्गेनिक मेटल लोड किसमें होता है, उसमें मार्स लैंड्स में, मरीन सेडिमेंट्स में, लैंड फिल साइट्स में, या फ्रेश वाटर में। तो 81 का राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, 81 का डी। डी इज द राइट आंसर, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर इज द राइट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेन दिए, फ्रेश वाटर हैज द लोएस्ट ऑर्गेनिक मेटल लोड्स, सबसे कम ऑर्गेनिक मेटल लोड्स होता है। एंड द मार्स लैंड एंड द मरीन सेडिमेंट्स एंड द लैंडफिल साइट्स एंड द राइस फील्ड आर द एरियाज विद द हाईएस्ट ऑर्गेनिक मेटल लोड। तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मेटल लोड होता है। सो द ऑर्गेनिक मेटल लोडिंग इज एन important parameter for anaerobic digestion, and the anaerobic digestion is carried out by the various bacteria involved in 3 major steps of the anaerobic digestion। okay, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 82 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन में कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैंने आपको अभी बताया था 3 स्टेप, हाइड्रोलिसिस, एसिडिफिकेशन, मीथेन फॉर्मेशन, मगर डी एसिडिफिकेशन नहीं बताया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एसिडिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज द डिकम्पोजिशन ऑफ द वाटर इन सोल्यूबल बायोपॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स के लिए कौन सा मेन कारण होता है डिकम्पोजिशन में, हाइड्रोलिसिस, एसिडिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, या मैथोजेनेसिस। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ चला जाएगा, आंसर नंबर ए के साथ जाएगा, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस इज द मेन डिकम्पोजिशन रीजन इनसॉल्युबल इन बायोपॉलीमर्स। इसको समझ लेते हैं, क्या कह रहा है एक्सप्लेन में, कि हाइड्रोलिसिस इज यूजिंग द वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। क्या होता है उसमें, ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं,
विच कैन बी ब्रेक डाउन वाटर, जिससे वाटर क्या होता है इनसॉल्युबल बायोपॉलीमर्स लाइक क्या कौन से हो जाते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ग्लिसरीन हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है। द एसिडिफिकेशन कैन बिगिन विद द प्रोडक्ट्स ऑफ द वेरियस रिएक्शन एंड हेंस इट इज डिपेंडेड बाय द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये चीज होगी, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कौन कौन से होते हैं आपके वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ठीक है, जो लीड्स करते हैं मेथेन फॉर्मेशन को एंड एस्टरिफिकेशन कंबाइन विद द ऑर्गेनिक एसिड विद अल्कोहल। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 84 में चलते हैं। क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्मेंटेशन नेसेसिटी कंटिन्यूअस लोडिंग एंड डिस्चार्ज, क्या ये सही है कि गलत है? तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर किसका जाएगा, ए के साथ, बिल्कुल सही चीज है। ठीक है, क्या कह रहा है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक मैटर इज द फेड एट ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच व्हाट इज द थर्ड स्टेप ऑफ द एनारोबिक प्रोसेसिंग ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट? क्या होता है आपका, होमोजिनेशन होता है, एक्टिव फीडिंग होता है, ड्राई अंडर द एडेक्वेट लाइट होता है कि एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है? 35 का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ, एनारोबिक फर्मेंटेशन के साथ चला जाता है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन दिए यहाँ पे, आप पढ़ लेंगे एनारोबिक फर्मेंटेशन क्या होता है पूरा। थर्ड स्टेप होता है एनारोबिक प्रोसेसिंग का, जहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या दिया जाता है, श्रेडेड किया जाता है इनटू फॉर्मेंटेड एनारोबिक डाइजेशन में एंड इट डिग्रेडेड इन द प्रोसेस। ठीक है, ये पूरा है, आप इसे कंटिन्यू कर लीजिएगा। चलिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन खत्म करने हैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द ड्राई फर्मेंटेशन प्रोसेस? व्हाट इज द ड्राई फर्मेंटेशन प्रोसेस? 86 क्या होगा, वाटर कंटेंट 55 टू 75 होना चाहिए, 85 टू 95, 80 से 85 या 0 टू 15। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ए के साथ जाएगा, कितना होना चाहिए, 55 टू 75% वेस्ट होना चाहिए वाटर कंटेंट। ठीक है, ये चीज़ दी है आपको यहाँ से, आप ये आपको यहाँ पे दिए है कि वाटर कंटेंट बिटवीन 55 टू 75 मोस्ट सुटेबल फॉर द ड्राई फर्मेंटेशन प्रोसेस द डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट फॉर द फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आप पूरी कंटिन्यू है, आप लोग इसको कैरी कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये हिंदी से दिए है। नेक्स्ट 87 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ द वेस्ट रिमूवल? तो ये आपको अच्छे से पता है, इसका एथेंस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं 88, which of the why the burning waste is not acceptable practice of the solid waste management? Because it is very costly, because it is require modern technique, because it is cause several environmental issues। तो 88 का जो राइट आंसर जाएगा सी के साथ चला जाएगा, because it is cause the several environmental issues। ठीक है, यही एक्सप्लेन दिए, आप इसको पढ़ लेना क्यों होता है, किस कारण। हिंदी में भी ये है, आप इसे समझ लीजिएगा। नेक्स्ट में चलते हैं 89। 89 क्या कह रहा है, व्हाट प्लान शुड बी मेक द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट सॉलिड वेस्ट? इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, रिड्यूसिंग ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट प्लान या यूज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान? तो 89 का जो राइट आंसर जाएगा ए के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है। 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज यूज टू डिस्क्राइब विच काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट, हैजार्डस, टॉक्सिक, नॉन हैजार्डस या नॉन टॉक्सिक? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, किस प्रकार का वेस्ट है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, आपका हैजार्डस वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91, हाउ मैनी मेन कंपोनेंट आर देयर इन द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट? 1 2 3 4। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, आपका आंसर नंबर सी 3। 3 मेन आपके कंपोनेंट होते हैं। अरे भाई, ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो कौन कौन से होते हैं, रिडक्शन, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। 92 में चलते हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कंटेनर वाइड वैरायटी ऑफ द मिनरल्स, ट्रू और फॉल्स? तो इसका ए पार्ट है, बिल्कुल सही होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इज रिड्यूस्ड ऑन द इंडिविजुअल लेवल? सोर्स रिडक्शन, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल एंड बर्निंग। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका सोर्स रिडक्शन मेन कंपोनेंट। सोर्स रिडक्शन is one of the fundamental way to reduce the waste. On the individual level, we can reduce the usage of the unnecessary items while shopping, avoid buying disposable items and avoid the using plastic carrying bag। ठीक है, इससे हम लोग सोर्स को रिडक्शन कर सकते हैं।
एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल मैनी टाइम्स, प्लास्टिक, बोट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल या एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को आप कई बार रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। 95, वाई प्लास्टिक आर डिफिकल्ट टू रिसाइकल, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड मटेरियल, इट वेरी एडहेसिव इन नेचर, इट बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलीमर रेजिन्स एंड बिकॉज डिफरेंट साइज एंड प्लास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा सी के साथ जाएगा। बिल्कुल सही ये कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर रेजिन होती हैं, जिसके कारण हमें बार बार रिसाइकिल करने में प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे, आराम से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, हाउ मैनी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द म्युनिसिपल सैनिटरी लैंडफिल देयर आर, 1 2 3 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। द 3 की ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स म्युनिसिपल सैनिटरी लैंडफिल दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एन ओपन डंप, solid waste is the placed in a suitably selected and prepared the landfill sites. दूसरा, the waste of the material is spread out of the compacted with the appropriate heavy machinery. तीसरा, the waste is covered each day with a layer of a compacted soil. तो ये 3 मेन पॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। 96 कह रहा है कि हाउ डज ऑर्गेनिक मटेरियल इन द बरीड सॉलिड वेस्ट will decompose by the action of oxidation, by the action of microorganism, by the flow of water, by the soil particles। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिए है कि the organic material in the buried solid waste will be decomposed due to the action of microorganisms. At the first, the waste decomposes aerobically until the oxygen that was present। ठीक है, तो जो एरोबिक होता है उसमें प्रेजेंट होती है, एनारोबिक में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह आप उसको समझ सकते हैं। 97 क्या कह रहा है, what is called the process of the burning municipal solid waste in a properly designed furnace under the suitable temperature and operating landfills। तो ऑप्शन क्या दिए, लैंडफिल, रिसाइकलिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग, और डी आपका इंसिनरेशन। तो बताइए, बर्निंग की बात कर रहा है तो सिंपल इंसिनरेशन हो जा रहा है, और यहाँ पे आपको दिए भी है इंसिनरेशन प्रोसेस क्या होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और मैंने इसको कई बार बताया भी है आपको। ठीक है, 98 98 कह रहा है विच ऑफ द रिसाइकल पेपर इज बैन फॉर यूज ऑफ द फूड कंटेनर्स, बिकॉज इट क्रिएट कंटेमिनेशन, because it creates a lot of space, because it paper can be used only one time, because it's very thick and not because the food container। तो 98 का राइट पार्ट तो आपका हो जाएगा ए, इट इज क्रिएट कंटामिनेशन। ठीक है, इसलिए इसको यूज करते हैं। एक्सप्लेन देख लीजिए कि रिसाइकिल पेपर इज बैंड फॉर द यूज ऑफ द फूड कंटेनर टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ द कंटामिनेशन। इट इज वेरी ऑफन द कॉस्ट लेस टू ट्रांसपोर्ट रॉ पेपर पल्प देन द स्क्रैप पेपर। ठीक है, इसलिए यूज नहीं करते। कलेक्शन, सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट अकाउंट फॉर द 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेपर रिसाइकलिंग, इसलिए इसे यूज नहीं करते। लैंडफिल इज एन इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव फॉर द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इजिली। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसमें एक्सप्लेनेशन दिए हैं, आप इसे समझ सकते हैं अच्छे से। चलिए, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो लैंडफिल है, यद्यपि जो लैंडफिल इज इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव फॉर द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, इट बिकम्स इंक्रीजली डिफिकल्ट टू फाइंड द सुटेबल लैंड फिलिंग साइट। बट ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है कि इस समय हम कौन से लैंडफिल जहाँ पे हम लोग एक इकोनॉमिकली उसको क्या करें, हॉलिंग कर सकें, ले सकें, जहाँ पे हम लैंडफिल प्रोसेस कर सकें। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाइड द सॉर्ट प्लान विच शुड मेक द डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट फॉर्म इन द गिवन वंस। तो देखो इसमें ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन कट गया। तो पहला क्या ऑप्शन, द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, दूसरा रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, तीसरा है रिसाइकलिंग। देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ए क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन, ये आपका ए ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ से आपका बी ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है, और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, दूसरा रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, तीसरा रिड्यूसिंग द वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, और चौथा यूज ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर ए के साथ जाएगा, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 100 तक के क्वेश्चन थे। आई होप हाँ ए ऑप्शन इज द राइट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन दिए, देखो बेटा एक्सप्लेन आप समझ सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, and this integrated solid waste management plan method is planned of collection, processing, resources recovery and final disposal of the solid waste। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और ये थे आपके 100 क्वेश्चन।
और 1 to 50 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किए थे और यहाँ से 51 से 100 किए हैं। अभी आपको और क्वेश्चन बचे हैं, और जो क्वेश्चन बचे हैं आई थिंक मुझे लगता है 101 से 125 क्वेश्चन और रिमेनिंग है। तो इसे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1-2 दिन में हम आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे जो जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट किए उसको एक बार कंबाइन करके कर देंगे, जिसमें से एट लीस्ट हमारे पास 500 to 600 नियरली क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आपके पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जो कि आपके क्या होंगे, टोटल पार्ट फर्स्ट से होंगे, पार्ट फर्स्ट से। तो मुझे लगता है 500 to 600 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ, बट उसके बावजूद भी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चन इन्वॉल्व करेंगे, जहाँ से भी हमें प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और हमारा पेपर पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पेपर पार्ट 2 मैंने आपको बता दिया पूरा बेस्ड है इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसे हम करते हैं जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा। जैसे अब कल का टॉपिक था तो सॉलिड बेस था, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो उसमें कोई न्यूमेरिकल फॉर्म बनता नहीं, ना ही ऑब्जेक्टिव। अब जो आज से चैप्टर चालू होंगे वाटर पोल्यूशन, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी लास्ट में रख दिया करेंगे टॉपिक में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, संडे ही एंजॉय करिए। और कुछ ही 1 आवर के बाद आपको पेपर फर्स्ट के भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। उसमें भी डिटेल डिस्कशन देता हूँ, इसलिए आप उसको भी देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।